नमस्कार, यूसेन बिजनेस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों एजुकेशन यानी शिक्षण को लेकर काफी कुछ बोलचाल चहल पहल ज्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति हो या फिर बाद में एक अमीर परिवार का व्यक्ति हो। आखिर ऐसी क्या बात आ गई इस एजुकेशन सिस्टम में कि इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही लोग कॉन्शियस हो गए और सचेत हो गए हैं। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन किस किस्म की होनी चाहिए और एजुकेशन में किस किस्म के सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है जैन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्री अनुज बरजाते जी, जो एजुकेशन के एक विद माने जाते हैं और उनसे हम जानेंगे कि एजुकेशन क्या चीज है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं जैसे एजुकेशन के बारे में अभी इंट्रोडक्शन बता रहा था कि काफी कॉन्शियस हो गए लोग एजुकेशन को लेकर। शायद आप एक 15-20 साल पहले देखोगे तो शायद इतने कॉन्शियस नहीं थे। एक मराठी मीडियम स्कूल से भी पेरेंट्स काफी हैप्पी थे कि भाई मेरा बच्चा पास हो गया, मैट्रिक हो गया, कैसे तो भी एजुकेशन हो गया उसका। क्या ऐसी बात आ गई है कि अचानक लोग कॉन्शियस हो गए हैं? ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख रहे होंगे। हाँ। कि पहले हर फैमिली का एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था। हाँ। और बच्चे बड़े होके वो पढ़े या ना पढ़े वो अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते थे। जी। आज जितनी अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की और जितना पेमेंट जॉब्स में मिलता है, ये आसानी से किसी बिजनेस में नहीं कमा पाता। राइट। यही कारण है कि इवन मारवाड़ी फैमिलीज, अग्रवाल फैमिलीज के भी बच्चे आज आपको जॉब्स की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और जॉब्स की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है गुड एजुकेशन। इसीलिए ये जो शिफ्ट आया है, प्रोफेशनल शिफ्ट, इसको मद्देनजर रखते हुए ये ज्यादा झुकाव जो अब एजुकेशन की तरफ हर पेरेंट बड़ा कॉन्शियस हो गया है। इनफैक्ट हम तो ऐसी भी बातें सुनते हैं पेरेंट्स से कि बाकी की चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चे के एजुकेशन के ऊपर हम और ये मैं रूबरू देखता हूँ रोजमर्रा में। जब पेरेंट्स से मिलता हूँ तो मैं एक्चुअली ये विटनेस करता हूँ। जी। तो ये मेन रीजन है, आप समझिए। जी। ये बताइए कि जैसे एजुकेशन अगर पहले की बात करें हम, तो एक ऑर्डिनरी स्कूल जिसे कहेंगे हम, चाहे वो जिला परिषद स्कूल हो या कॉर्पोरेशन स्कूल हो या एक हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम या एक साधारण इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, इसमें काफी संतुष्ट थे लोग। एजुकेशन से या उस पैटर्न से या उस सिस्टम से, वर्तमान सिस्टम से क्या आप खुश है? जिला परिषद वाले सिस्टम नहीं, ओवरऑल जो अभी एजुकेशन पैटर्न जो जैसे इवॉल्व हो रहा है। जी। हाँ। मैं विटनेस हूं उस बात का कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज सीइंग बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, काफी चेंज आ रहा है। स्पेशली पिछले 2-3 साल में बहुत चेंज आया है। रहा सवाल हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुराने स्कूल का सिस्टम जो था, वो आज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है। क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट है, जो हम बोलते हैं जॉब रेडी है क्या बच्चा, उसमें स्किल्स, डोमेन नॉलेज जो किताब से मिलता है उसकी अहमियत तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्किल्स जो है बच्चे की और अवेयरनेस और स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ते जा रहा है। इसलिए वो स्कूल्स जो है अब ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहे आज के जमाने में। और जो नया सिस्टम है एजुकेशन का, स्पेशली आप स्कूल एजुकेशन में देखेंगे ऐसे कई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं अभी, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में, जो बहुत ज्यादा एम्फोसिस, जिसका झुकाव जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है। जी। और ये झुकाव प्राइमरीली उस कारण से ही आया है कि ये बच्चे जैसे अपने प्रोफेशन में कूदने के लिए तैयार हो, तो उनका अवेयरनेस, अलर्टनेस और इमोशनल कैपेबिलिटी जो है वो जॉब के चैलेंजेस को लेने के लिए दे शुड बी रेडी, सक्षम होने चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए काफी चेंजेस पिछले 2-3 साल में एजुकेशन पैटर्न में आए हैं। जी। इसके अलावा जो सीसीई, अगर आपने ये सुना हो, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये बहुत टेक्निकली करेक्ट वे है इवैल्यूएशन करने का बच्चे को। पहले ऐसे होता था कि सिर्फ आप फाइनल एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, पेपर में जाके लिख दीजिए, आप 90% लेके आ गए और यू आर रैंक्ड एज, रेटेड एज अ वेरी मेरिटोरियस एंड अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आज के जमाने में वैसा अब नहीं रहा। वो साल भर बच्चा क्या कर रहा है और
करीब 30-40 पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग बच्चों को इवेल्युएट करते हैं जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, पहले इंग्लिश का इवेल्युएशन क्या हुआ, 15 दिन पहले पोएम याद कर ली, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, जाके लिख दिए, जो मार्क्स आ गए उस हिसाब से आपको रेट कर दिया गया। अब रीडिंग स्किल्स अलग इवेल्युएशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन का अलग होगा, रीडिंग का अलग होगा, स्पेलिंग्स का अलग होगा, ये सारे स्किल्स के ऊपर रेटिंग की जाती है बच्चे की, और फाइनली फिर वो इंग्लिश में कैसा है, जो मेरे हिसाब से मतलब उसके आप वोकेबलरी फोकस कहिए, लैंग्वेज स्किल्स, हर चीज को आप मद्देनजर, रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी, सारी चीजों को, डायमेंशंस को इवेल्युएट करने के बाद नतीजा आता है कि ये बच्चा रियली इंग्लिश में केपेबल। इसी तरह मैथमेटिक्स, इसी तरह एनी अदर सब्जेक्ट सबका। तो ये बहुत सीसी जो आपने कहा, सीसी, ये एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जो जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो सीसीई पैटर्न है, ये ब्रिजिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद द प्रैक्टिसेस विच आर जो फॉलोड वर्ल्ड वाइड है। हाँ, इसीलिए वहां का हम जो बोलते हैं कि अमेरिका का बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर में भी होगा या 12th पास भी होगा, तो वो जॉब बड़ा अच्छे से अपना काम अपना अच्छे से करता है। उसके पास दुनिया भर का नॉलेज नहीं होगा भले ही, लेकिन वो बड़ा फोकस्ड, उसने जो लाइन चुनी है, वो कारपेंटर होगा तो 6 महीने में कारपेंटरी इतने अच्छे से सीख लेता है वो कि वो काम आउटपुट जो है वो प्रोबेबली हमारे यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन से दैट्स व्हाट यू वांट, दैट इज व्हाट वी वांट। तो ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर एम्फोसिस दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स के ऊपर एम्फोसिस दिया जा रहा है, फिजिकल वेलबींग के ऊपर एम्फोसिस दिया जा रहा है, ये आज की रिक्वायरमेंट है। पुराने वाला सिस्टम जो है वो धीरे धीरे आउट होते चले जा रहा है और ये नई चीज आती जा रही है, एंड दिस इज डूइंग गुड अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये बताइए, जैसे मतलब आपका कहना है कि आज का जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, ये एक कंप्लीट पैकेज्ड प्रोडक्ट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को कहिए या फिर बाद में पब्लिक सेक्टर रेटिंग को दे रहा है, सो दैट आप उसको जैसा चाहो यूज कर देगा। अभी देना शुरू नहीं किया है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, 2-3 साल हुए हैं। हाँ, ये हो जाएगा आने वाले सालों में आपको। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी हमारा जो इवेल्युएशन पैटर्न है, ऑलमोस्ट अबाउट 80% स्कूल्स में वही वाला पुराना हिसाब है कि आप 30 या 35% कमा लो तो आप पास घोषित हो जाते हो। मतलब शायद मेरे ख्याल से स्कूल्स पर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक दबाव है कि भाई अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हम आपके स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो उस डर से ये लोग शायद आगे उसको पुश करते चले जा रहे हैं, और जिस अंदाज में फिल्टर होना चाहिए था तो वो नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा 35% कमा लेता है तो वो पास घोषित हो जाता है, मीनिंग अगर उसका दूसरे तरीके से निकाला जाए तो उसको 65% नॉलेज नहीं है। तो हाउ डू इवैल्यूएट दोज थिंग्स? ये लैक्यूनाज है और ये हमारे हर्डल्स है बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री होने के। और हम जो बात अभी ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहे हैं, ये बहुत ही चुनिंदा टॉप आप 2-3%, 5% स्कूल्स तक पहुंची है अभी, क्योंकि हमारी साइज बहुत बड़ी है इस कंट्री की, तो हमको एक्चुअली वो डेप्थ तक पहुंचने में 10-15 साल लग जाएंगे अभी रूरल एरिया में, और टू रीच आउट टू द कॉमन मैन वो कम से कम और 10 साल लग जाएंगे वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को। अभी आपने इंटरनेशनल लेवल की बात कही कि हम वो लेवल तक पहुंचने जा रहे हैं या ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच रहे हैं, तो डू यू थिंक एग्जामिनेशन एक सही तरीका है स्टूडेंट को असेस करने का? क्योंकि अभी भी देखिए इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, आप चाहे वो खेड़े गांव का स्कूल हो, शहर का स्कूल हो या आपके पब्लिक स्कूल्स हो, हर जगह एक एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम इज नॉट द राइट वे, आई सपोज। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। आप सीसीई के जितना डेप्थ में जाएंगे आप ये सारी चीजें जो आपके एप्रीहेंशंस है कि क्या सिर्फ एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम रेट कर दें बच्चे को कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। सीसीई में उनसे प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर, उनसे एक्टिविटीज कराई जाती है, उनसे प्लेस कराए जाते हैं, और ये सारी चीज के मार्क्स दिए जाते हैं, और ये सारी चीज को फाइनली क्लब करके और उसका फाइनल रिजल्ट। अभी सिर्फ 60% मार्किंग जो है वो एग्जामिनेशन पे रही है, 40% जो है ये अदर एक्टिविटीज से और स्कूल में जो एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है उसके ऊपर से इवैल्यूएशन हो रहा है। 9th और 10th के इवैल्यूएशन को क्लब कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि आपने 10th की एग्जाम में सिर्फ पढ़ के और 95% लेके आ गए तो आप मेरिटोरियस स्टूडेंट डिक्लेयर हो गए। आपको 9th में थ्रू आउट द ईयर जो 6 एग्जाम्स होती हैं वो
और 10th में थ्रू आउट द ईयर, इनमें सब में इक्वली परफॉर्म करना है उसका क्लब करके, और एग्रीगेट रिजल्ट दिया जाएगा। तो बच्चे को 2 साल अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो साल भर मस्ती करते रहे और लास्ट में जाके मेरिटोरियस डिक्लेयर हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको नहीं लगता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है? मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर ग्रेड्स है, जैसे स्टेट लेवल का जो एजुकेशन पैटर्न है जरा लो है। अगर आप सीबीएसई का पैटर्न देखो थोड़ा सा, आईसीएसई की तरफ जाइए और भी थोड़ा सा टफ जाता है। फर्दर स्टिल यू हैव गॉट हायर पैटर्न्स। तो ये जो ग्रेडेशंस होता है या फिर बाद में डिफ्रेंसिएशन होता है, इसमें एक फेयर प्ले नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक स्टेट का बच्चा जो है वो शायद आईसीएसई के बच्चे से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली वो क्रीम जॉब्स वो हासिल कर लेते, ग्रैब कर लेते हैं। तो हाउ डू यू दिस अकाउंट फॉर दिस? मतलब आप कैसे समानता लाने की कोशिश करते हैं? प्रतिशत आपकी ये बात मानता हूं कि जो डिफरेंस है उसके कारण फेयर प्ले नहीं हो रहा है। सेम फील्ड पे सब प्लेयर्स नहीं है, सब अलग अलग फील्ड पे हैं, वो वाली बात है। अगर आपने न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया होगा तो एक सेपरेट कमेटी एचआरडी मिनिस्ट्री ने बनाई है जो सारे स्टेट्स को कॉमन एंट्रेंस या कॉमन एग्जामिनेशन पैटर्न पे जाने के लिए स्टडी कर रही है। कहने का मेरा मतलब है कि ये मुद्दा आइडेंटिफाइड है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो सदियों से चला आया है। तो उसको ओवरकम करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री में तैयारी चालू है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे डिलेड डिसीजन में आते हैं वैसे ये ना आए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। किसी भी कंट्री के लिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का होता है। तो होपफुली वो इक्वलाइजेशन जो बोलेंगे आप अक्रॉस द बोर्ड्स, उस टाइप का कुछ मैकेनिज्म वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होगा। पूरे हद तक मैं उसको फिर भी सॉल्व होता हुआ नहीं देखता हूं। क्यों? क्योंकि आपने जो कंपैरिजन किया कि स्टेट बोर्ड का बच्चा आईसीएसई या सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे से कंपीट नहीं कर पाता, उसका कारण है कि स्टेट बोर्ड का जो वातावरण है, उसकी जो स्कूल की एनवायरनमेंट है, उसकी जो फैसिलिटीज है, उसकी जो टीचर्स की क्वालिटी है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो उस लेवल तक नहीं आ पाई है अभी जो लेवल तक सीबीएसई। जैसे आपको बताया, हम सीबीएसई स्कूल अगर आपको खोलना हो तो 2.5 एकड़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। वो क्यों है? क्योंकि आप वहां पे खेलने के स्पोर्ट्स फील्ड, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, ये सारी चीजें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तभी सीबीएसई परमिशन देती है। जबकि स्टेट बोर्ड एक प्राइवेट बिल्डिंग में भी आप संभालो तो फिर वो परमिटेड 5 कमरे में आप चालू कर सकते हैं, उसमें अलाउ हो जाता है। तो जब वो फैसिलिटीज मिसिंग रहेंगी तो ऑब्वियसली जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा डिफरेंस तो दिखने ही वाला है उसमें। तो शायद यही वजह है कि राइट टू एजुकेशन के माध्यम से कुछ इसको गैप को कम करने की कोशिश की। मतलब एक साधारण बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा एक हायर इक्लोन्स में जाके वहां पर शायद अपना एजुकेशन कर ले। क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई भी बच्चा पैदाशी बुद्धू या इंटेलिजेंट नहीं होता, इट्स द एनवायरमेंट दैट मेक्स हिम टू दैट लेवल। बिल्कुल उतना स्किल्ड हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये राइट टू एजुकेशन किस हद तक हेल्प करेगा इस डिफरेंस को मिटाने में? ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के लिए, और जो थोड़े से अप मार्केट स्कूल्स जिनको बोलते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। फिलोसफिकली, सोशली आइडिया जो है वो अच्छा लगता है। इंटेंशंस आर गुड, इंटेंशंस आर गुड। सिर्फ इसमें मेरे जो फेलो स्कूल ओनर्स हैं उनका एक ही ये कहना है कि गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर कह दी है। तो फिलोसफिकली वो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पर उसमें एक कंसर्न जो स्कूल ओनर्स का और दूसरे पेरेंट्स का भी ये है कि जो कल्चरल गैप से जो बच्चे आएंगे उससे प्रॉबेबली जो एफ्लुएंट क्लास है उनके बच्चों को कम और इन बच्चों को ज्यादा तकलीफ होगी मैचिंग करने में। राइट। क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स और उससे क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। करेक्ट। तो इसका एक सोल्यूशन स्कूल ओनर्स एसोसिएशन ने सजेस्ट भी किया था गवर्नमेंट को कि उनको, हालांकि वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, टीचर्स, ये स्कूल्स अवेलेबल कराने को तैयार हैं, उसमें सेपरेट बैच क्रिएट कर दी जाए या उनका सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने समाव उस चीज को माना नहीं,
हम होप कर रहे हैं कि जो नेगेटिव पॉइंट है वो पीछे रह जाए और जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके वो अच्छे। काफी दिलचस्प बातें कर रहे हैं अनुज बरजाती जी, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी लौट आते हैं। आप देखते रहिएगा यूसिन बिजनेस टॉक शो। समय चलते मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी, श्रद्धा में डाले पुष्प जलहीन मुरझा जाएंगे, स्वर विरोध के और शांति के अपनी प्रबलता खो देंगे, किंतु निर्भयता की जलाई अग्नि हमारे हृदय को प्रज्वलित कर देगी। मैं भारत की माँ, बहन और बेटी हूँ, आदर और सत्कार की हकदार हूँ। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। क्या इनके बिना सृष्टि संभव है? ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जैन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्री अनुज बरजाती जी से, और ये एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम उनके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैन इंटरनेशनल स्कूल से भी पहले एक लोअर स्टेप है लिटिल ज्वेल्स, और बाद में फिर जैन इंटरनेशनल स्कूल, और फिर बाद में SB जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी, जो हायर एजुकेशन है। सर, इन तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आप कैसे जोड़ते हो? हाउ डू यू रिलेट दिस थ्री इंस्टीट्यूट्स? हम तो सिंपल हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चा पैदा होने के बाद 2.5 साल बाद हमको सौंप दें लिटिल ज्वेल्स में। पोस्ट ग्रेजुएट SB जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, चाहे MBA चाहे इंजीनियर MTech करके हम तो वी ऑफर हम सारे कोर्सेज फ्रॉम नर्सरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आपका सिग्नेचर ट्यून है फ्रॉम PG टू नर्सरी टू PG। KG टू PG, अच्छा, नर्सरी टू PG आपका। बिल्कुल जी। तो और ये पूरा इन 3 स्कूल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होता है। लिटिल ज्वेल्स, जैसे आपने दर्शकों को बताया कि ये 2.5 साल से 5.5 साल के बच्चों की प्ले स्कूल या नर्सरी स्कूल जो बोलते हैं, ये धर्मपेट में लोकेटेड है, ताकि बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े, छोटे बच्चों को वो जल्दी से पहुंच जाए स्कूल भी, और स्कूल से जल्दी घर पहुंच जाए इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वहां पे हमारी जो प्रिंसिपल है दीपा पटेल मैडम, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं वहाँ बच्चों को ग्रूम करके, और फिर जब KG 2 पास होते हैं बच्चे, तो वो एंटर करते हैं जैन इंटरनेशनल स्कूल में, जो काटोल रोड पे स्थित है। तो मेरे से 100% ट्रांसफर वहां से वहां हो जाता है, या मोर और लेस ऑप्ट आउट, कुछ ट्रांसफर्स या और कुछ वजह से? कुछ बच्चे ट्रांसफर्स के कारण, कुछ एप्रीहेंशन ऑफ डिस्टेंस के कारण हो सकता है ड्रॉप होते हो, पर प्राइमरीली 80% 85% बच्चे जो है ये होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कंप्लीटली। प्लस हम बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा देते हैं KG 2 में, ताकि उनका लेवल जो है वो, उनको ज्यादा लेवल का गैप ना लगे जब वो जैन इंटरनेशनल स्कूल में जाएं, क्योंकि जैन इंटरनेशनल स्कूल में हम थोड़ा अच्छे लेवल का पैटर्न मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, और लिटिल ज्वेल्स में उनको प्रिपेयर कर देते हैं हम, ताकि वो जैन इंटरनेशनल में उनको कोई गैप फील ना हो। प्लस लिटिल ज्वेल्स के बच्चे जो है वो साल में 3 बार उनको वहां ले जाते हैं वेरियस एक्टिविटीज के लिए, उनका एनुअल कॉन्सर्ट, दे गेट एक्वेंटेड विद दैट, राइट। तो उनको ऐसा, वो पहले से ही उनके माइंड में जो है वो पिक्चर बनने लगता है कि ये हमारी स्कूल है, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल। डे 1 से कभी कोई बच्चे रोते नहीं है, आके बढ़िया एडजस्ट हो जाते हैं वो। जैन इंटरनेशनल स्कूल में हम 1st to 12th चलाते हैं। ये काटोल रोड पे 25 एकड़ का कैंपस बना हुआ है। 25 एकड़। इसमें सबसे पहले तो बच्चों के लिए 3-3 एकड़ के 2-3 लॉन्स, बढ़िया गार्डन, ह्यूज क्लासरूम्स, सारी क्लासरूम्स इलेक्ट्रॉनिक ई-बोर्ड्स से इक्विप्ड हैं। अब वो चॉक डस्टर वाला जो सिस्टम है वो आउटडेटेड है। ये ई-बोर्ड्स जो है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है।
ये टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है ये बहुत सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव टूल बन गया है टीचर्स के लिए। अब इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अंग्रेजी में डैफोडिल्स पोएम पढ़ाई जा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो बच्चों को अभी जो बुक से पढ़ा रहे हैं तो वो एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि डैफोडिल रेड कलर का है कि ऑरेंज कलर का है कि बड़ा फ्लावर है कि छोटा फ्लावर है। जो टीचर है वो इस ई बोर्ड को बड़े अच्छे तरह से यूज करके इमीडिएटली डैफोडिल्स के जो गार्डन्स हैं वो वहां पे दर्शा देती है। तो बच्चों के माइंड में वो येलो कलर के डैफोडिल्स और वो इतने साइज के फूल वो उससे जुड़ जाते हैं। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो बोल रहा है वो वाकई में झूमते हुए हवा में 10,000 saw eye at a glance, ये वाला वो कंसेप्ट उनका तो वो माइंड में। इसी तरह से मैथमेटिक्स में साइंस में बड़ा हेल्पफुल है ये। इससे अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग जो है वो फार बेटर हो जाती है बच्चों की। उसके बावजूद उसके अलावा हमारा जो स्कूल है वो करीब 8 स्पोर्ट्स ऑप्शन देता है सारे बच्चों को। जो बच्चे कोई और स्कूल ऑफर नहीं करता इतने 8 स्पोर्ट्स जहां मैं समझता हूँ। हाँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, बच्चों के लिए ऑफर करना ये गलत बोलना है। कंपल्सरीली हर बच्चे को एक स्पोर्ट ऑप्ट करना पड़ता है जी। और हमारी ही एक स्कूल है जो मैं जानता हूँ, जैन इंटरनेशनल स्कूल, जो रोज 1 घंटा स्पोर्ट्स पीरियड कंपलसरी है। रोज किसी स्कूल में नहीं होता, क्योंकि हम फिलॉसफिकली बिलीव करते हैं कि ऑलराउंड ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे, ऑलराउंड ग्रोथ होनी चाहिए। ओनली हेल्दी बॉडी कैन हाउस हेल्दी माइंड। तो उसमें स्विमिंग एज एन ऑप्शन है। टेनिस कोर्ट्स है हमारे यहाँ, 2 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट्स हैं। फुटबॉल टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। स्केटिंग है। वॉलीबॉल है। और अभी हमने इस साल से एक नया कदम उठाया है जो प्रोबेबली शायद मैंने नहीं सुना इंडिया में कोई स्कूल ऑफर करती है। हमने गोल्फ एज अ ऑप्शन ऑफ स्पोर्ट जो है वो हमारे बच्चों के लिए अवेल कराया है। ग्रेट। ये सारी फैसिलिटीज बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि एक तो 1 घंटा कंपल्सरीली हर बच्चे को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। स्विमिंग हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। 8 स्पोर्ट में से 1 स्पोर्ट बच्चा ऑप्ट करेगा, लेकिन तो उसके अलावा स्विमिंग कंपलसरी है उसके लिए। तो वी एंश्योर कि हमारे स्कूल से जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो अपने आप को बचा सके और एक और पड़ोसी को बचा सके, कम से कम इतना सक्षम हो। मतलब आपका जो एक वो कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, उसको आप पूरी तरह निभा रहे हो। मतलब यू वांट टू मेक कोशिश जरूर ब्राइट एंड ब्रिलियंट बॉय और स्टूडेंट। तो आप जैन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जब देखेंगे एक ग्रुप में तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जेन्युइन है। चलिए ये बताइए कि यहाँ से आप बच्चे को एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए एक मार्ग तैयार कर देते हैं। उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमने 11th 12th जो साइंस और कॉमर्स ऑप्शन दे रखा है स्कूल में। इसमें कॉमर्स में हम सीए कोचिंग देते हैं साथ में बच्चों को, ताकि वो सीए के लिए प्रिपेयर हो। और साइंस में हम आईआईटी कोचिंग साथ में देते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स है, बच्चों को बाद में घर जाने के बाद फिर इधर भागो उधर भागो वो करने की जरूरत नहीं है। स्कूल का जो समय है 8 साढ़े 8 बजे से 3:15 बजे, उसमें हम सीबीएसई का भी एजुकेशन उनका कंप्लीट करा देते हैं और आईआईटी कोचिंग का भी करवा देते हैं। तो आप फैकल्टीज को बाहर से हायर करते हैं, यू हैव गॉट योर ओन फैकल्टी? हाँ, हमने फिटजी करके एक आपने नाम सुना होगा, बड़ी नामी इंडिया की रेटेड नंबर 1 रेटेड कोचिंग कंपनी है, उनके साथ हमारा टाई अप है। और सीए के लिए नागपुर की जो मोस्ट फेमस कैप्स है वो उसके साथ टाई अप है हमारा। तो इंजीनियरिंग एंड सीए कोचिंग पार्ट जो है इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल वो लोग करते हैं, और सीबीएसई का टीचिंग जो है वो स्कूल की टीचर्स करती हैं। यहाँ से तैयार हुए कि फिर एसबी जैन इंस्टीट्यूट बगल में ही उसका कैंपस है जो 15 एकड़ में बना हुआ है, और वहां पे 7 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल है। अपनी चॉइस के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चॉइसेस अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट में एमटेक फैसिलिटी है और एमबीए भी फैसिलिटी है। एसबी जैन को हम इस तरह से डिस्टिंक्टली रन करने की कोशिश करते हैं कि
इट इज नॉट ओनली द एकेडमिक, अगेन सेम फिलॉसफी जो हम स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज हम कॉलेज में भी कोशिश करते हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बच्चों को जो एक बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, जिसमें स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर से लेके हाउ टू ड्रेस, हाउ टू अपीयर फॉर इंटरव्यूज, और फाइनली बहुत एफर्ट करके इंश्योर करना कि कंपनियां हमारे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए। तो इस साल इसीलिए प्रॉबेबली जितनी मेरी जानकारी है, हम यूनिवर्सिटी में टॉप मोस्ट प्लेसमेंट कर पाए हैं, और एकेडमिक रिकॉर्ड भी वी स्टैंड सेकंड इन द यूनिवर्सिटी नाउ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 years. दिस इज द 6th year वी हैव कमेंस्ड. 5 साल हुए हैं एक्चुअली कंप्लीट, 6ठे साल में हैं हम. तो उस कारण से जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स, उससे थोड़ा सा जो उनका एप्लीकेशन नॉलेज जो बोलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, उसको रिलेट कर पाते हैं जी. तो जो गुड चांस एज फार एज प्लेसमेंट, तो वो जब एप्लीकेशन नॉलेज आ जाता है बच्चे का, तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है जब वो इंटरव्यू के लिए बैठता है. वो एक एडवांटेज हमने देखा कि हमारे बच्चों को बहुत डिस्टिंक्ट ब्रीड में क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं. सर, समय के अभाव में मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके इंस्टीट्यूट के फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमने कॉन्शियसली, मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं वर्टिकल एक्सपेंशन ही करूंगा, हॉरिजॉन्टल नहीं करूंगा, विच मीन्स कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलने हैं, मतलब नहीं है. इसको सेंटर, इन तीनों संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है. हम बहुत ज्यादा नंबर गेम में नहीं है कि हमको 5,000, 25,000, 50,000 बच्चे एनरोल होने चाहिए ऐसी. बिकॉज अल्टीमेटली इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स. बराबर, वो आपका उद्देश्य. और हम बस ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र लेवल और फिर इंडिया के लेवल पे ये तीनों संस्थाओं का जो इंस्टीट्यूशंस का जो है वो नाम लोग जानने लगे कि हाँ, वहां पे एक ठीक ढंग से एजुकेशन को अनफोल्ड किया जा रहा है. जी जी. Thank you so much for talking with us, and it's a pleasure having a talk with you. Thank you. तो ये थे श्री अनुज बरजाते जी, जो जैन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर थे, और हमें यहाँ समझा रहे थे कि एजुकेशन और जैन इंटरनेशनल स्कूल किस लेवल के बारे में सोच रहा है एजुकेशन को लेकर. इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा. तब तक इजाजत दीजिए. नमस्कार.